हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने अभी एक क्लास कर रखी है। उस क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बर्थ कंट्रोल मेथड। आपका जो बर्थ कंट्रोल मेथड है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड और एक होता है आपका आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड। तो नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड हमने उस क्लास में डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बेटा? आज हम लोग सीखने वाले हैं आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड। आप क्या लिखेंगे बेटा? आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, देखिए बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होता है। ऐसे मेथड जो कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को रोकेंगे वो क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है। मेथड विच प्रिवेंट कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसे मेथड जो कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को रोकते हैं वो क्या होते हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं। वो भी दो टाइप के थे, एक थे नेचुरल और एक थे आर्टिफिशियल। नेचुरल वो था जिसमें कोई पिल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो क्या था? नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड था। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा क्या? आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड। तो पहली बात जो इसके बारे में लिखेंगे वो ये है कि आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? इसको बेटा कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड, आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड is also known as कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। किस नाम से जानते हैं बेटा इसको? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड होता क्या है? कंट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है? कंट्रासेप्टिव मेथड ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड हैं जिसमें आप डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे बेटा और कुछ पिल्स का इस्तेमाल करोगे। तो आप क्या लिखोगे अगर आपको डिफाइन करना होगा आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड को? तो आप क्या लिखोगे? तो लिखो दैट बर्थ कंट्रोल मेथड in which chemicals, devices and pills are used to prevent conception and pregnancy, are called artificial birth control method। ठीक है, अब हमें क्लियर हो गया कि आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड क्या है। ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे और कुछ पिल्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ऐसे मेथड्स को आप क्या कहते हो? आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड कहते हो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं बेटा हम लोग अपने पहले बर्थ कंट्रोल मेथड पर। तो जो हमारा पहला बर्थ कंट्रोल मेथड है उसको आप लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे बेटा स्पर्मिसाइड्स। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो वैसे क्या आप पढ़ोगे अभी? स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं? स्पर्मिसाइड्स बेटा एक तरीके के केमिकल्स हैं, ठीक है, जो किसको किल करते हैं? जो स्पर्म को किल करते हैं। अगर स्पर्मिसाइड को तोड़ोगे ना तो स्पर्म सुसाइड है। क्या है वो? स्पर्म सुसाइड है। यानी स्पर्म को मारने का काम जो करते हैं केमिकल्स, वो क्या है? आपके स्पर्मिसाइड्स हैं। तो स्पर्मिसाइड्स क्या हैं? स्पर्मिसाइड्स आर द केमिकल विच किल स्पर्म्स। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? स्पर्मिसाइड्स क्या हैं? तो स्पर्मिसाइड्स आर द केमिकल, स्पर्मिसाइड्स
आर द केमिकल विच किल्स स्पम्स। मतलब ये ऐसे केमिकल्स हैं बेटा जो किसको किल करते हैं, जो स्पर्म को किल कर देते हैं, यानी स्पर्म को मार देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, स्पर्मिसाइड्स जो है ना, ये केमिकल्स जो है ना किस किस फॉर्म में आते हैं, यानी किन किन रूपों में मार्केट में पाए जाते हैं। तो दीज केमिकल्स आर, या फिर दीज स्पर्मिसाइड्स आर, दीज स्पर्मिसाइड आर अवेलेबल इन मार्केट इन फॉर्म ऑफ। किन किन रूपों में पाए जा सकते हैं बेटा? जो पहले रूप में पाए जाते हैं वो है आपका जेलीज के रूप में, फिर पाए जाते हैं बेटा किस रूप में, ये क्रीम्स के रूप में, और तीसरा पाए जाते हैं बेटा फोम टैबलेट्स के रूप में। किस रूप में बेटा? फोम टैबलेट्स के रूप में। ठीक है, इस जेलीज और क्रीम्स क्या होती हैं? देखो जेली आपको मालूम ही है जेलीज कैसे होती हैं, जेली वाली चॉकलेट्स भी खाई होंगी आपने। ठीक है, क्रीम क्रीम ही है। ठीक है, तो ये जेली और क्रीम्स जो है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्लेस की जाती हैं बिफोर कंसेप्शन। ठीक है, यानी बिफोर कंसेप्शन का मतलब बिफोर क्वाइटस, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले आप क्या करोगे, जेलीज और क्रीम्स को कहाँ डाल दोगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो क्या लिखोगे? दीज आर placed in female reproductive tract before sexual intercourse। चलो अब यहां पर छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझो आप। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये है बेटा वेजाइना। वेजाइना के अंदर यहां पर देखो, ये आपका सर्विक्स वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? ये पार्ट जो है ना, ये सर्विक्स का वाला पार्ट है। ठीक है, अब सर्विक्स वाले पार्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप जेलीज पुट कर दीजिए, जेली या क्रीम्स, या फिर आप ये फोम टैबलेट्स को। फोम टैबलेट्स क्या करती हैं बेटा? दे जनरेट फोम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या करते हैं बेटा? फोम क्रिएट करते हैं कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। आप इनको डालोगे यहाँ पर ना, तो यहाँ पर क्या लग गई? यहाँ पर लग गई है ये स्पर्मिसाइड्स। अब जब यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, ऐसे मान लीजिए ये सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, ठीक है, ये पेनिस है मान लीजिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर इंसेमिनेशन होगा, इंसेमिनेशन होगा, सीमेन डिपॉजिट होगा। ये जो आपके स्पर्मिसाइड्स हैं वो क्या करेंगे, इस सीमेन के अंदर, इस सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स होंगे, उन स्पर्म्स को ये सब मिलकर क्या करेंगे, ये कर देंगे बेटा किल, यानी मार देंगे। जब मार देंगे तो स्पर्म ही खत्म हो जाएगा बेटा। तो ये यहाँ पर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब ऐसे होती है, क्या ये उनमें जा पाएगा? बोलो, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या फिर कंसेप्शन और प्रेगनेंसी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जेलीज, क्रीम्स एंड फोम टैबलेट। अब सवाल ये है कि ये जो केमिकल्स हैं ना बेटा, ये केमिकल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए केमिकल्स used in स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स में कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं? ठीक है, तो देखो देखते हैं कौन कौन से केमिकल। पहला जो बेटा इसमें इस्तेमाल होता है दैट इज़ बोरिक एसिड। क्या है? बोरिक एसिड है। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड आपका लैक्टिक एसिड है। ठीक, थर्ड सिट्रिक एसिड, फोर्थ पोटेशियम परमैंगनेट, फिफ्थ जिंक सल्फेट,
ठीक है। तो इस तरीके के आपके जो केमिकल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं कहाँ पर, स्पर्मेसाइड्स के रूप में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक अगर बात क्लियर है आपको तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पर्मेसाइड्स क्या है बेटा? एक तरीके के केमिकल्स हैं जिनको प्लेस कर दिया जाता है कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इंसेमिनेशन के बाद जब सीमेन आता है तो यही केमिकल्स क्या करते हैं, उस सीमेन में उपस्थित स्पर्म्स को क्या करते हैं बेटा, किल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फटाक से इसके स्क्रीनशॉट करिए। तो हमारा ये पहला वाला जो हो गया ना, ये हो गया फिनिश। फिर हम चलेंगे अपने दूसरे मेथड की ओर जिसको हम कहते हैं बैरियर मेथड। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा अपने सेकेंड मेथड की ओर। ठीक है, हमारा सेकेंड मेथड क्या है? चलो सेकेंड मेथड क्या है बेटा? सेकेंड है हमारा बैरियर मेथड। क्या है हमारा? बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड में हम क्या कोशिश करते हैं? हम ये कोशिश करते हैं ना कि स्पर्म जो है वो ओवा से ना मिलने पाए, स्पर्म जो है वो ओवा से ना मिलने पाए। कैसे? अब देखो इधर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा समझने में चीज़ों को आसानी होगी। चलो देखो, ये हो गया बेटा एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया। ये हो गया उसका सर्विक्स, ठीक। ये पार्ट हो गया उसकी वेजाइना का। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब में इस एम्पुला वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पर है आपका सेकेंडरी oocyte, जो स्पर्म आने पर क्या बनेगा, ओवम बन जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझिए बैरियर मेथड में क्या करना है। बैरियर मेथड में देखो, ये आपका मेल का पेनिस है बेटा, ये मेल का क्या है, ये मेल का पेनिस है ऐसे। ठीक है, इससे क्या निकलता है बेटा? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ये सीमेन रिलीज करता है कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये क्या है बेटा? आपका सीमेन है। सीमेन में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, सीमेन में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, और वो स्पर्म्स यहाँ से ट्रेवल करते हुए कहाँ जाते हैं, यहाँ से ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, इस सेकेंडरी oocyte के पास पहुँचते हैं, इसको फर्टिलाइज कर देते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो बेटा जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फिर डेवलपमेंट होगा, फिर आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बनेगी, फिर इम्प्लांटेशन वगैरह की प्रोसेस होगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हम तो पढ़ रहे हैं बर्थ कंट्रोल मेथड ना, हमको तो ये रोकना है कि ये स्पर्म जो है इस सेकेंडरी oocyte से फ्यूज़ ना होने पाए और इसको ना फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है, तो बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, इस स्पर्म को यहाँ से निकलकर यहाँ आने में हम रोकते हैं, यानी इसके और इसके फिजिकल यूनियन को हम रोकते हैं। ठीक है, तो यानी हम किसको रोक रहे हैं, स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के फिजिकल यूनियन को हम क्या करते हैं, रोकते हैं। तो बैरियर कंट्रोल मेथड क्या है, तो लिखो आप, इन दिस मेथड फिजिकल यूनियन ऑफ sperm and ovum is prevented, यानी स्पर्म और ओवम के फिजिकल यूनियन को क्या करते हैं बेटा, हम रोकते हैं इसमें। ठीक है, अब कैसे रोकते हैं? बैरियर मेथड में जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं वो हैं 5। एक तो इस्तेमाल करते हैं बेटा मेल कॉन्डोम्स। सेकेंड जो बेटा मेथड है वो है आपका फीमेल कॉन्डोम्स। थर्ड जो बेटा मेथड है उसको आप कहते हो वॉल्ड्स। फोर्थ जो मेथड है बेटा वो है सर्वाइकल कैप्स। फिफ्थ जो मेथड है बेटा वो है डायाफ्राम्स। ठीक है, अब ये पांचों को हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पर।
तो सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले है मेल कॉन्डोम्स। तो मेल कॉन्डोम्स क्या होते हैं? ठीक है, मेल कॉन्डोम्स एक रबर की शीट यानी कि लेटेक्स एक रबर, एक टाइप की रबर होती है, लेटेक्स की बनी हुई एक ऐसी संरचना होती है जिसको पेनिस के ऊपर क्या कर दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पेनिस है, इसके ऊपर उसको क्या कर दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको इसके ऊपर ऐसे रोल कर दिया जाएगा। आप कोई एक पॉलीथीन है उसको इसके ऊपर चढ़ा दोगे तो इस पेनिस से जो कुछ भी निकलेगा ऐसे वो कहाँ रह जाएगा, उस पॉलीथीन में ही रह जाएगा ना। तो वही यहाँ पर होता है। तो देखो मेल कॉन्डोम्स क्या है, इट इज़ ए लेटेक्स शीट, it is a latex sheath which is rolled over, ये क्या होती है बेटा, एक तरीके की लेटेक्स शीट होती है जिसको कहाँ रोल कर दिया जाता है, जिसको रोल कर दिया, विच इज रोल्ड ओवर पेनिस। ठीक है, जिसको पेनिस के ऊपर क्या कर दिया था, रोल कर दिया था। सपोज करो ये रेड कलर की क्या है, ये एक लेटेक्स शीट है यानी एक कॉन्डोम है। ठीक है, इसको रोल कर दिया मैंने कहाँ पर, इस पेनिस के ऊपर। देखो ये ग्रीन कलर का क्या था, पेनिस था, इसके ऊपर ये रेड कलर की क्या हो गई, ये कॉन्डोम हो गया। अब इससे जो भी बेटा सीमेन रिलीज होगा, जो भी इस पेनिस से सीमेन रिलीज होगा वो कहाँ रह जाएगा, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, आपका सीमेन है। कहाँ रह गया बेटा, ये इस शीट में ही रह गया ना, इस शीट में ही रह गया। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है बेटा, ये क्या कर सकता है, ये सीमेन को अपने अंदर रोक लेगा। जब सीमेन को अंदर अपने रोक लेगा तो सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंचेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंचेगा, यानी स्पर्म नहीं पहुंचेगा, तो स्पर्म और सेकेंडरी साइड का फिजिकल यूनियन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इधर, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये पेनिस के ऊपर आपने क्या चढ़ा रखी है बेटा, एक रबर की शीट चढ़ा रखी है, यानी लेटेक्स की एक शीट चढ़ा रखी है जिसको आपने क्या नाम दिया बेटा, मेल कॉन्डोम। अगर इस पेनिस के ऊपर एक लेटेक्स की शीट चढ़ी होगी तो क्या ये पेनिस डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के? क्या ये पेनिस इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को टच कर रहा होगा बेटा? नहीं कर रहा होगा। तो ये जो मेल कॉन्डोम हुए ना, ये बर्थ कंट्रोल मेथड तो है ही है, इसके अनदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं। कौन कौन से दो बेनिफिट्स हैं बेटा? दो बेनिफिट इसके और हैं। पहली बात तो ये देखो, मेल कॉन्डोम्स क्या कर रहा है बेटा, बैरियर मेथड है, यानी स्पर्म को सेकेंडरी साइड से मिलने से रोक रहा है, यानी बर्थ कंट्रोल मेथड में काम कर रहा है, बराबर है। अब अनदर बेनिफिट क्या है, अगर ये रबर की शीट है इसके ऊपर, पेनिस के ऊपर, तो ये पेनिस जो है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा? नहीं आएगा। अब इसके ऊपर मैं एक पॉलीथीन चढ़ा दूं, उसके बाद इस बोर्ड पर रख दूं, तो क्या ये मार्कर बोर्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या करता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, यानी जो यौन संबंधित रोग होते हैं ना, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलते हैं जब आप क्या करते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर यहाँ पर मेल का पेनिस तो फीमेल के टच में आ ही नहीं रहा है ना, तो आपके जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं क्या वो फैलेंगी? नहीं फैलेंगी। तो पहला काम क्या करता है बेटा, इट आल्सो प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ठीक है, और क्या कर सकता है बेटा, इट कैन गिव प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स जैसे सिंड्रोम से भी क्या कर सकता है, आपको बचा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, देखो इसके 3 फायदे, बर्थ कंट्रोल में मदद कर रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में यानी STDs को रोक रहा है। ठीक है, और साथ साथ में किसको रोक रहा है बेटा, एड्स को भी होने से रोक रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल कॉन्डोम। सेम ऐसा ही होता है बेटा आपका फीमेल कॉन्डोम। फीमेल कॉन्डोम, ठीक है, फीमेल कॉन्डोम क्या होता है बेटा, इट इज ए रबर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, एक रबर का स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल की एक्सटर्नल जेनेटेलिया होती है, जिसको आप वुल्वा कहते हो, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ना। तो ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया को कवर करता है प्लस रिप्रोडक्टिव लाइनिंग को। जैसे देखो, सपोज करो कि ये रेड कलर का क्या है, ये रेड कलर का फीमेल कॉन्डोम है, इसने कवर कर दिया किसको,
इसने कवर कर दिया ऐसे, किसको बेटा, इसने कवर कर दिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, प्लस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है, यानी ये जो किनारे किनारे की खाली जगह ने, इसको भी कवर कर दिया, इसको भी ऐसे इसने क्या किया, कवर कर दिया। देखो ये रेड वाला जो भी पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, फीमेल कॉन्डोम है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर करता है, साथ साथ में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को भी कवर करता है। तो रबर स्ट्रक्चर विच कवर्स फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया and reproductive tract lining of female reproductive tract, ठीक है। ये भी क्या करता है बेटा, ये भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज से बचाएगा, एड्स से बचाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आल्सो नोन एज, यानी ये आपका फीमेल कॉन्डोम आल्सो नोन एज, यानी और किस नाम से जाना जाता है बेटा, इसको आप फेमिडोम के नाम से भी जानते हो, इसको आप फेमसील्ड भी कहते हो। क्या कहते हो, फेमसील्ड कहते हैं। अब नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, एक बार जिस मेल कॉन्डोम का यूज़ या फिर जिस फीमेल कॉन्डोम का यूज़ आपने एक बार कर लिया, दोबारा उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप ये लिख सकते हो ना, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम आर नॉट रीयूजेबल, यानी दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, नोट डाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं हम लोग, कौन सी, मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स are not मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर नॉट रीयूजेबल, मतलब इनका दोबारा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। चल बेटा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, तो फिर हम लोग चलते हैं किसकी ओर, वॉल्व सर्विक्स एंड डायाफ्राम्स की ओर। चलो कहाँ बना है, यहाँ पर करते हैं। इसको भी एक बार थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, हाँ, ताकि अच्छे से समझ आए। ये हो गया बेटा आपका सर्विक्स पार्ट, और ये आपका हो गया कौन सा पार्ट, ये हो गया आपका वेजाइनल कैनाल। अब देखो हम लेते हैं किसको बेटा, वॉल्व्स को, सर्वाइकल कैप्स को एंड डायाफ्राम्स को, ठीक है। पहली बात तो क्या होते हैं, ये रबर के बने होते हैं और कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं। पहली बात क्या लिखेंगे, ये रबर के बने होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ रबर एंड दे आर also in cup shaped structure। ये क्या होते हैं बेटा, कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं। अगर ये कप शेप स्ट्रक्चर हैं तो क्या किया जाएगा बेटा, इनको, ये कप शेप स्ट्रक्चर हैं तो इनको ऐसे प्लेस किया जाता है ना, देखो इधर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का जो है ना, ये ग्रीन कलर का क्या है आपका, एक कप शेप स्ट्रक्चर है, जिसको आपने कहाँ प्लेस कर दिया, जिसको आपने प्लेस कर दिया कहाँ बेटा, सर्विक्स में, ठीक है। सर्विक्स के पास आपने प्लेस कर दिया इसको, सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर कर दिया, सर्वाइकल कैनाल को बंद कर दिया, यानी यहाँ पर जो ऑस एक्सटर्ना होता है, सर्विक्स की बाहर की ओपनिंग को आप ऑस एक्सटर्ना कहते हो, ठीक है। ये वाली ओपनिंग क्या है, ऑस इंटरना है, बाहर वाली ओपनिंग को ऑस एक्सटर्ना कहते हैं, उसको आपने क्या किया, इससे ढक दिया है बेटा, ठीक है, इन कप शेप स्ट्रक्चर से ढक दिया है। अब यहाँ पर देखो ये हो गया पेनिस, ठीक है। इस पेनिस से क्या रिलीज़ होगा, इस पेनिस से रिलीज़ होगा बेटा आपका सीमेन,
सीमेन में क्या होंगे, बहुत सारे स्पर्म होंगे। क्या वो स्पर्म इसको क्रॉस कर पाएंगे? अब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्विक्स को क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। किससे? वॉल्ड सर्वाइकल कैप से या फिर डायाफ्राम से। ये तीनों क्या होते हैं बेटा? कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं? वो रबर के बने होते हैं। अच्छा, तो क्या लिखोगे आप? दे आर प्लेस्ड ओवर सर्विक्स, यानी कहाँ प्लेस किए जाते हैं बेटा? सर्विक्स में प्लेस कर दिए जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं। किसकी? स्पर्म्स की। तो क्या लिखोगे? दे आर प्लेस्ड जस्ट ओवर सर्विक्स टू क्लोज, क्या करने के लिए? सर्वाइकल कैनाल को क्लोज करने के लिए। टू क्लोज सर्वाइकल कैनाल एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन यूटेराइन कैविटी। ठीक है, ये क्या किए जाते हैं बेटा? ये आपके सर्विक्स के ऊपर प्लेस कर दिए जाते हैं। यहाँ पर देखो सर्विक्स के ऊपर प्लेस कर दिए गए हैं, और जो क्या करते हैं, सर्वाइकल कैनाल को क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या होती है, स्पर्म की इंट्रीज इस आपके यूटेराइन कैविटी में क्या होती है, रुक जाती है। ये आपकी यूटेराइन कैविटी है, यहाँ से ये स्पर्म यहाँ पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये हो गए वॉल्ड सर्विक्स, सर्वाइकल कैप एंड डायाफ्राम। इसकी एक खास बात लिख लीजिए, जो इन दोनों में और इसमें एक बहुत खास फर्क होता है। ये क्या है? एक बार यूज़ किया आपको थ्रो करना पड़ेगा, ये यूज़ एंड थ्रो है। ठीक है, लेकिन ये क्या है बेटा? ये वाले आपके रीयूजेबल होते हैं। इनको एक बार आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आप इनको बाहर कर सकते हो, फिर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? वॉल्ड सर्विकल कैप्स एंड डायाफ्राम्स आर रीयूजेबल। वॉल्ड सर्वाइकल कैप्स एंड डायाफ्राम्स आर रीयूजेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ से ऐसे कोई स्टेटमेंट बना सकता है। ठीक है, तो फिर अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं क्लियर रहेंगे तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो मेल और फीमेल कॉन्डोम के बारे में याद रखिएगा कि ये रीयूजेबल नहीं होते, और ये क्या होते हैं बेटा? ये रीयूजेबल होते हैं। ये दे आर नॉट रीयूजेबल एंड दे आर यूजेबल, रीयूजेबल। ठीक है, चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले बर्थ कंट्रोल मेथड की ओर। चलो, अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, आईयूडीज का। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम लोग अब पढ़ेंगे आईयूडीज को। जो हमारा थर्ड कंट्रासेप्टिव मेथड है, यानी थर्ड आपका आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड है, वो है बेटा आपकी आईयूडीज। क्या हैं वो? आईयूडीज हैं। इनको कहा जाता है आईयूसीडीज भी। ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या फिर इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बेटा इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, अब क्या है? पहली बात तो ये किसकी बनी होती हैं? तो ये बनी हो सकती हैं बेटा प्लास्टिक की, या फिर मेटल की, या फिर दोनों की बनी हो सकती हैं। याद रखिए, प्लास्टिक की बनी होंगी, या किसी मेटल की बनी होंगी, या किसी धातु की बनी होंगी, या फिर दोनों की बनी हो सकती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल और बोथ। ठीक है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, मेटल की बनी हो सकती है, या फिर दोनों की बनी हो सकती हैं। अब करते क्या है इसमें? देखो इधर करते क्या है, इसको थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, बेटा थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण ये क्लासेस जो है आपको रेगुलर नहीं मिल पा रहे थे, बट अब रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, और विद इन
4-5 डेज़ हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लगातार साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलो देखो, पहली बात ये आईओडीज़ यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस किसकी बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, मेटल की बनी हो सकती है, या फिर दोनों की बनी हो सकती है। अब करते क्या है बेटा, इसको, इन डिवाइसेस को यूट्रस के अंदर यानी इधर कहीं पर क्या किया जाता है बेटा, प्लेस किया जाता है, यानी इधर कहीं पर डाला जाता है। अब कोई फीमेल है बेटा, वो इन डिवाइसेस को तो यूट्रस में डाल नहीं सकती। ठीक है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल होगा, कोई अच्छी नर्स होगी, या फिर कोई अच्छा डॉक्टर होगा, फिर या कोई अच्छी गायनकोलॉजिस्ट होगी, तो वो क्या कर सकती है बेटा, वो आपको इन आईओडीज़ को कहाँ ट्रांसमिट कर सकती है बेटा, वो कहाँ पर कर सकती है, यूट्रस में। तो हम क्या कहते हैं कि ये आईओडीज़ को कहाँ डाला जाता है बेटा, ये इंसर्ट की जाती हैं कहाँ पर, फीमेल की यूट्रस में, किसके द्वारा, बाय ए मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दीज डिवाइसेस या दीज आईओडीज़ आर inserted in female uterus by a medical professionals। ठीक है, किसके द्वारा डाली जाती है बेटा, एक मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा डाली जाती है। और बढ़िया बात क्या है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन आईओडीज़ को जब तक आप यहाँ डाल रहोगे तब तक ये क्या करेंगी, ये प्रेगनेंसी को रोकेंगे या आपके कंसेप्शन को रोकेंगे, लेकिन आप इनको बाहर कर दोगे ना तो फिर क्या होंगी, नॉर्मल कर देंगी। ठीक है, तो अब देखो आप आईओडीज़ के बारे में अगली बात कि ये जो आईओडीज़ है ना बेटा, ये कई शेप में हो सकती हैं, टी शेप में हो सकती हैं। ठीक है, आपके जो है स्प्रिंग शेप में हो सकती हैं, यानी स्पायरल हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दीज आईओडीज़ are may be of different shapes। ये क्या हो सकती है बेटा, ये अलग अलग शेप्स में हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, तो आईओडीज़ के बारे में जो सबसे खास बात याद रखनी है, पहली बात क्या है बेटा, ये पहली बात प्लास्टिक और मेटल की बनी होगी या फिर दोनों की बनी हो सकती है। दूसरी बात क्या है बेटा, इसको इस यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है किसी एक मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू। ठीक है, और थर्ड बात क्या है बेटा कि इन आईओडीज़ के जो शेप्स हो सकते हैं ना, वो वेरियस हो सकते हैं, यानी अलग अलग हो सकते हैं। अब हमको कितनी टाइप की आईओडीज़ पढ़नी है अपने इस चैप्टर में, 3 टाइप की। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आईओडी। There are mainly 3 types of IODs। ठीक है, पहली आईओडीज़ कौन सी हो सकती है, पहली आईओडी को आप कहते हैं बेटा इनर्ट आईओडी। क्या कहते हैं इसको, इनर्ट आईओडीज़। सेकेंड आईओडीज़ जो है ना बेटा, वो है आपकी कॉपर टी। क्या है, कॉपर टी। एंड थर्ड आईओडी कौन सी है आपकी, हार्मोनल आईओडीज़। ठीक है, कितनी आईओडीज़ हो गई बेटा, 3, इनर्ट आईओडीज़, कॉपर आईओडीज़ एंड कॉपर टी आईओडीज़ एंड हार्मोनल आईओडीज़। अब देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये आईओडीज़ किस तरीके से काम करती हैं और क्या होती हैं। तो ठीक है, तो पहला आप हेडिंग आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग पहले पे चलते हैं इनर्ट आईओडीज़ पर। चलो, जो पहली आईओडीज़ है वो है आपकी इनर्ट आईओडी। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग लगाइएगा बेटा आप, जो आपकी आईओडी है वो है आपकी इनर्ट आईओडीज़। ठीक, क्या होती है इनर्ट आईओडीज़। पहली बात हम ये लिखते हैं कि इनर्ट आईओडीज़ क्या होती है। इनर्ट आईओडीज़ जो है ना, वो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़ होती है, यानी ऐसी आईओडीज़ जिनसे कोई केमिकल या कोई हार्मोन बाहर नहीं आता है। ठीक है, ये ऐसी आईओडीज़ होती है ना जिससे कोई केमिकल बाहर आता है, ना ही इससे कोई हार्मोन बाहर आता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़ हैं। तो क्या लिखोगे, दीज आर नॉन मेडिकेटेड
आईओडीज, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज है, नो केमिकल्स, नो केमिकल्स और हार्मोन्स comes out from these iodides, ठीक है, कोई केमिकल या कोई हार्मोन इससे बाहर नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इसका एक एग्जाम्पल है लेपिस लूप। क्या है आपके पास? लेपिस लूप। लेपिस लूप क्या है? एक तरीके की इनर्ट आयोडीज है। इट इज ए इनर्ट आयोडी which is placed in यूटेरस ऑफ फीमेल, जो फीमेल के यूटरस में प्लेस की जाती है, पहली बात। अब ये क्या करती है? इट कॉजेस, क्या कर सकती है बेटा? ये हिस्टोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंज ले आती है एंडोमेट्रियम में। ये जो आपकी यूट्रस दिख रही है ना, इसकी जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है ना, ये रेड कलर की, ये क्या है? आपकी एंडोमेट्रियम है। क्या है बेटा? ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या कॉज करती है? इट कॉजेज हिस्टोलॉजिकल का मतलब बेटा वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं ना, उनमें चेंज आता है। तो हिस्टोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन यूटेरस, ऐसे लिखो, चेंजेस इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, ठीक है। अब इस हिस्टोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंज की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बेटा जो ये एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम क्या करने लग जाती है बेटा? एंडोमेट्रियम जो है, जब इस एंडोमेट्रियम के अंदर हिस्टोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंज आते हैं ना, तो ये क्या बन जाती है बेटा? ये फाइगोसाइटोसिस करने लगती है, ठीक है, एंड बिकम गैमेटोटॉक्सिक। गैमेटोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है बेटा? गैमेटोटॉक्सिक का मतलब होता है गैमेट को किल करने वाली, टू किल गैमेट। गैमेट यहाँ पर क्या है बेटा? स्पर्म है, ठीक है। तो यानी इस आयोडीज को अगर यहाँ डाल दिया जाएगा तो यहाँ पर जो स्पर्म आएगा ना, वो स्पर्म जैसे ही एंडोमेट्रियम में पहुँचेगा तो एंडोमेट्रियम में हिस्टोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंज आते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? फाइगोसाइटोसिस करने लग, यानी स्पर्म को खा जाएंगी, एंडोमेट्रियम के कुछ सेल्स होंगी, या फिर वो कैसे हो जाती है बेटा? गैमेटोटॉक्सिक हो जाती है, यानी गैमेट को क्या करती है? मार देती है। तो ये किसका काम है बेटा? ये काम है बेटा आपके इनर्ट आयोडीज का। फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट करो। तो चलते हैं सेकंड नंबर पर, जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं। चलो, हम बात करते हैं बेटा किसकी? अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड आयोडीज की। मेरी जो सेकंड आयोडी है वो क्या है? कॉपर टी है, ठीक है। कॉपर टी क्या होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहाँ प्लेस किया जाता है? जिनको आप ऐसे यूट्रस में प्लेस कर देते हो। ये टी शेप ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहाँ प्लेस कर दिया गया? यूट्रस में प्लेस कर दिया गया। तो दे आर टी शेप्ड डिवाइसेस, they are T-shaped devices placed in uterus। कहाँ प्लेस किए गए बेटा? यूट्रस में। अच्छा, यूट्रस में प्लेस करने के बाद क्या करते हैं? ये कॉपर टी जो यहाँ पर प्लेस कर दी गई ना, ये रिलीज करती है क्या बेटा? कॉपर आयंस। तो दिस टी शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी दिस कॉपर टी रिलीजेस कॉपर आयन, दे रिलीजेस कॉपर आयन
अब ये कॉपर आयन क्या करेगा बेटा, ये कॉपर आयन जब यहाँ रिलीज़ होंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, बहुत सारे कॉपर ऐसे आयन आ जाएंगे। ये कॉपर आयन क्या करेंगे बेटा, ये कॉपर आयन इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से साइटोकाइनिन रिलीज़ करवाते हैं। तो ड्यू टू these copper ions, due to these copper ions, female reproductive tract release साइटोकाइनिन। क्या रिलीज़ करवाते हैं बेटा, ये साइटोकाइनिन रिलीज़ कराते हैं। फिर से सुनो, ये क्या होते हैं बेटा, कॉपर टी एक टी शेप की डिवाइस होती है जिसको प्लेस किया जाता है यूट्रस में। क्या रिलीज़ करवाती हैं, ये कॉपर आयन रिलीज़ करवाती हैं। ये कॉपर आयन क्या कराता है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से साइटोकाइनिन को रिलीज़ करवाता है। अब ये साइटोकाइनिन क्या करता है, दिस साइटोकाइनिन क्या करेगा, ये देखो, मान लो यहाँ पर एक मेल का पेनिस था, इंसेमिनेशन हुआ, बहुत सारा सीमेन आ गया। अब इसके स्पर्म क्या करते हैं बेटा, ऊपर मूव करना चालू करते हैं ना। आपने पढ़ा होगा ये ऊपर मूव करना चालू करते हैं, इनमें कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, हमने पढ़ाया है ना लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि स्पर्म यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पर आते हैं लगभग बेटा 2 करोड़ स्पर्म, ठीक है। उनमें से यहाँ तक पहुँचने वाले स्पर्म जो होते हैं वो केवल 200 होते हैं। तो बहुत सारे स्पर्म तो यहीं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये साइटोकाइनिन क्या करेगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये साइटोकाइनिन क्या करेगा, जब ये यहाँ से बेटा ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगेगा, ठीक है। तो जब ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगेगा तो ये इसको ताकत चाहिए ना, तो इसको ताकत तब मिलेगी जब इसका क्या होगा, कैपेसिटेशन हो जाएगा। देखो अब होता क्या है, ये साइटोकाइनिन क्या करता है, इस स्पर्म की मोबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो दिस साइटोकाइनिन रिड्यूस, लिखो, रिड्यूस मोबिलिटी ऑफ sperm, due to which sperm cannot reach an ampulla region and not able to fertilize ovum, और वो ओवम को क्या करता है बेटा, फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, स्पर्म की मोबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो ऊपर नहीं पहुंच पाता इस एम्पुला वाले पार्ट में, और सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। तो ये रोल था किसका, कॉपर टी का। अब चलते हैं बेटा सबसे लास्ट में हार्मोनल आयोडीज पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, अच्छा एक बात यहाँ पर मिस हो रही है, उसको भी नोट कर लो, इसके एग्जाम्पल्स ऑफ कॉपर टी। पहला एग्जाम्पल लिख लो बेटा, कॉपर 7। दूसरा लिख लो, बहुत फेमस है, मल्टी लोड 375। एंड थर्ड लिख लो बेटा, कॉपर टी 200, ठीक है। नोट करो फटाक से। चलो थर्ड लिखो बेटा आप, हार्मोनल आयोडीज को। हार्मोनल आयोडीज क्या होती हैं, दीज आर द डिवाइसेस which are placed in uterus, जो यूट्रस में प्लेस की जाती हैं, एंड आल्सो कंटेन्स हार्मोन्स, और जिनमें क्या होता है बेटा, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, फटाफट से सीख लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, प्रोजेस्टा साल्ट।
प्रोजेस्टासाइड क्या है, एक तरीके की हार्मोनल आयोडीज है। तो ये हार्मोनल आयोडीज जो होती है ना, दे कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन मतलब ये नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन नहीं है जो फीमेल से निकलता है। ठीक है, दे कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। अब ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, अब अगर इन प्रोजेस्टेरोसाइट के अंदर क्या है बेटा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये क्या रिलीज़ करेंगे, इनको जब यहाँ प्लेस कर दिया जाएगा यूट्रस में, तो वो ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेंगे कि नहीं करेंगी। तो क्या लिखोगे, दीज आयोडीज रिलीजेज the synthetic progesterone in women's blood। क्या रिलीज करते हैं बेटा, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं कहाँ पर, फीमेल के ब्लड में। अब क्या होगा, फीमेल ब्लड हैव हाई प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है बेटा फीमेल के ब्लड में, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा। आप याद करो लास्ट चैप्टर, वहाँ पर मैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहा तो वहाँ पर मैंने कहा था कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर हाई है, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, हाई होता है 22nd डे पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22nd डे पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे हाई होता है। उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर आपका जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है यानी GnRH गिर जाता है। GnRH गिरने की वजह से FSH और LH भी क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, GnRH, FSH एंड LH तीनों का लेवल कम हो जाएगा। तो फीमेल ब्लड हैव हाई प्रोजेस्टेरॉन, तो क्या होगा बेटा, GnRH, FSH एंड LH लेवल डिक्रीजिंग। जब FSH और LH का लेवल डिक्रीज होगा तो GnRH, FSH, LH ये तीनों का लेवल जब गिरेगा तो FSH क्या कराता है बेटा, फीमेल के ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है कि नहीं कराता, कराता है। तो जब FSH का लेवल ही लो रहेगा तो क्या यहाँ पर इस ओवरी के अंदर, यहाँ पर जो ओवरी होती है, क्या उसके अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, नो फॉलिकुलर डेवलपमेंट। अगर फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता है तो आपको पता है कि ग्राफियन फॉलिकल वगैरह नहीं बनेगी। ठीक है, कोई ग्राफियन फॉलिकल या फिर सेकेंडरी टर्सरी कोई फॉलिकल नहीं बनेगी। ठीक है, तो कोई फॉलिकल नहीं बनेगी तो कोई एस्ट्रोजन नहीं आएगा, तो नो एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा। फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा तो बेटा ग्राफियन फॉलिकल बनेगी, नहीं बनेगी, नो ग्राफियन फॉलिकल, नो ग्राफियन फॉलिकल। कोई ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगी तो बेटा क्या इसमें सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, तो क्या लिखोगे, नो सेकेंडरी ओसाइट, नो सेकेंडरी ओसाइट, कोई सेकेंडरी ओसाइट नहीं बनेगा। अच्छा, LH का लेवल भी तो डाउन है, LH क्या करवाता है, यहाँ से ओवुलेशन कराता है कि नहीं कराता, तो ये क्या करेगा बेटा, LH का लेवल डिक्रीज है, इसकी वजह से नो ओव्यूलेशन, नो ओव्यूलेशन ड्यू टू LH डिक्रीज। LH का लेवल कम होने के कारण ओवुलेशन भी नहीं होगा। एस्ट्रोजन देखो क्या है बेटा, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो हमने पढ़ा है कि एंडोमेट्रियम की ऐसे जो वॉल होती है ना, उसमें से दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा स्ट्राटम फंक्शनालिस और एक होता है बेटा स्ट्राटम बेसालिस। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंसेस होते हैं यानी पीरियड्स जब आते हैं ना, तो ये स्ट्राटम फंक्शनालिस टूट के क्या होती है, बाहर निकल जाती है। फिर क्या होता है कि ये स्ट्राटम बेसालिस जो है ये एस्ट्रोजन की उपस्थिति में, जब एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा होता है ना, एस्ट्रोजन होता है ज़्यादा, तो उस टाइम पर क्या होता है, इस स्ट्राटम बेसालिस, इसको क्या कहते हैं बेटा, स्ट्राटम बेसालिस। स्ट्राटम बेसालिस की जो सेल्स होती हैं ना, इनमें क्या होती है बेटा, माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो फिर से क्या बनती है, स्ट्राटम फंक्शनैलिस बनती है। और जब तक स्ट्राटम फंक्शनैलिस नहीं होगी तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। स्ट्राटम फंक्शनैलिस खत्म, इम्प्लांटेशन के चांसेस
खत्म। अब आप सोचो कि जब एस्ट्रोजन है ही नहीं है तो ये स्ट्रैटम फंक्शनलिस बनेगी, क्योंकि ये बेसिलिस जो माइटोसिस कर रही है ना, ये किसके कारण कर रही है बेटा, ये करती है आपके एस्ट्रोजन के कारण। अगर ये एस्ट्रोजन नहीं होगा, ये एस्ट्रोजन नहीं होगा तो बेसिलिस जो है ना, ये अपने ऊपर दोबारा से क्या नहीं बनाएगी, ये अब एस्ट्रोजन अगर नहीं होगा तो ये जो स्ट्रैटम बेसिलिस है ये माइटोसिस करके अपने ऊपर फंक्शनलिस के लेयर दोबारा नहीं बना पाएगी, और जब तक फंक्शनलिस नहीं बनेगी तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो जब एस्ट्रोजन नहीं है तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम दोबारा बनेगी बेटा, एंडोमेट्रियम की स्ट्रैटम फंक्शनलिस मेंटेन होगी, नहीं होगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, नो एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड, नो एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड। जब एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा कि जो आपका यूटरस है, यूटरस इज नॉट रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, अगर यूटरस इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं है तो बेटा बताओ इम्प्लांटेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेगनेंसी और कंसेप्शन को रोका जा सकता है। हमने अभी कितने मेथड पढ़े हैं बेटा, हमने पढ़े हैं 3 मेथड, और उसमें भी कई सारे जो उसके डिफरेंट टाइप्स थे हमने वो भी देख रखे हैं बेटा। 3 हमने कर लिए हैं, बचे हैं 4, वो हम लोग करेंगे अपने अगली क्लास में। ठीक है, वो छोटे छोटे हैं, जितना टाइम इसमें लगा इससे थोड़ा कम ही टाइम लगेगा। ठीक है, ये करने के बाद, ये टॉपिक खत्म होने के बाद ना आपका अप्रॉक्सीमेट 30% पार्ट जो है इस चैप्टर का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में अब जो बचे हुए आपके इनफर्टिलिटी का टॉपिक जो है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का जो टॉपिक है, एंड लास्ट में हम लोग पॉपुलेशन डिस्कस कर लेंगे कि पॉपुलेशन के ग्रोथ के रीज़न क्या है और सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं। ठीक है, वो सब हम लोग लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं बेटा आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, गुड बाय।